कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। क्या बात है, आप लोगों के कमेंट आने कम हो गए हैं और आप लोगों ने लाइक करने भी कम कर दिए हैं। आप लोग कमेंट और लाइक थोड़ा सा समय निकाल के कर दिया करो, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है कहानी का अगला पार्ट लाने के लिए। उसके सोने के बाद प्रांस ने अपनी आंखें खोली। वो सच में पंखुड़ी की गोद में ही अपना सिर रखकर सो गया था, लेकिन अब जब पंखुड़ी ने उसे किस करना शुरू किया तो उसकी आंखें खुल गई थी। अब वो अपनी खुली आंखों से पंखुड़ी को देख रहा था और हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। दो दिल थे जो मिल रहे थे, लेकिन हिचकिचाहट और शर्म की तकरार भी थी। इस वक्त प्रांस की आंखों में भी वही जज्बात थे जो एक पति की आंखों में होते हैं जब वो अपनी पत्नी को प्यार से निहारता है। कुछ देर वो यूं ही पंखुड़ी को देखता रहा और फिर उसकी गोद से उठा। उसका सिर दर्द हो ही नहीं रहा था, उसने तो बस पंखुड़ी को अपने पास रखने के लिए झूठ बोला था। शायद ये वही ट्रिक थी जो बचपन में पंखुड़ी आजमाया करती थी और अब उसे प्रांस ने भी आजमाया था। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और उसने पंखुड़ी के हाथों को पहले अच्छे से नैपकिन से साफ किया, वरना पूरे बिस्तर पर तेल लग जाता। उसके बाद उसने पंखुड़ी को बिस्तर पर लिटाया और फिर खुद भी उसके बगल में लेट गया। पंखुड़ी की कमर पर उसका हाथ था और वो अभी भी अपनी इंटेंस नज़रों से उसे देखे जा रहा था, जबकि पंखुड़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। लेकिन अब अचानक की वो हल्का सा कसमस आई और उसने दूसरी तरफ करवट ले ली। प्रांस का दिल जैसे बेचैन हो उठा। उसने तुरंत पंखुड़ी की कमर पर अपना हाथ कस दिया तो पंखुड़ी की आंखें खुल गई, पर वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही प्रांस ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखें खुली देखकर प्रांस का दिल धक सा रह गया। अगले ही पल पंखुड़ी मुस्कुराई और उसके सीने से लग गई। उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली थी तो प्रांस ने एक राहत की सांस ली कि बेशक से उसकी आंखें खुली, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली। पर पंखुड़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो सो नहीं रही थी। हाँ, वो सोई जरूर थी, लेकिन जब प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ कसा तो सच में उसकी नींद खुल चुकी थी। लेकिन वो प्रांस से दूर होना नहीं चाहती थी, इसलिए नींद में होने का ड्रामा कर रही थी। उसने अपनी बाहें प्रांस की पीठ पर जकड़ ली और प्रांस ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। उसने अपने होठ पंखुड़ी की गर्दन पर रखे तो पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा, लेकिन कम वक्त वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी। बस वो गहरी गहरी सांस लेते हुए प्रांस के सीने से लगी रही और कुछ देर बाद प्रांस ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया और बोला, पागल सी, पूरे चेहरे पर किस किया लेकिन होठों पर तो किस किया ही नहीं। वही तो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद गहरी थी। वहीं पंखुड़ी तो बस उसकी बात सुनकर ही पागल हुए जा रही थी, लेकिन आज उसने सच में खुद पर कंट्रोल रखा और अपनी जुबान नहीं खोली और ना ही अपनी आंखें। प्रांस ने बड़ी शिद्दत से उसके लबों को चूम लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उसने उसके माथे पर भी अपने होठ रखे और उसके चेहरे पर आए बालों को हल्का सा पीछे की तरफ कर दिया। इस वक्त उसकी आंखों के सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी जो उसकी बीवी थी। माथे पर लगी बिंदी, नाक में पहनी नोज रिंग, होठों पर लपी लिपस्टिक जो थोड़ी मिट चुकी थी, कानों में झुमके पहने हुए थे और गले में मंगलसूत्र जो क्लीवेज में अटका पड़ा था। उसे देखते हुए तो प्रांस के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैरने लगी थी, पर वो कुछ करता उससे पहले ही पंखुड़ी एक बार फिर से उसके सीने में सिमट गई तो प्रांस बस मुस्कुराकर रह गया। पर उसने सच में अब और भी ज़्यादा कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से उसे अपनी चोटों पर दर्द महसूस होता था, लेकिन अब जैसे वो सारा दर्द इन सुकून के पलों के साथ भूल गया था। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुका था और पंखुड़ी भी वापस से सो गई थी। लेकिन सोने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंसन के टेरिस पर जहाँ नीचे घास बिछी हुई थी, वहाँ तंस और आश्रय दोनों गहरी नींद में सो चुके थे और परीक्षा अभी भी अपने फ़ोन पर चैट में लगी हुई थी। जब उसे नींद आई तो उसने भी अपना फ़ोन साइड में रखा और वहीं पर सो गई।
सुबह का वक्त पंखुड़ी की आंखें खुली और वो प्रांस को देखने लगी, जो अब भी उसके बिल्कुल करीब था। इनफैक्ट वो उसी की बाहों में थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, इससे पहले कि आप उठे मैं ही उड़ जाती हूँ, वरना आप मुझे यहाँ से उठाकर पता नहीं कहाँ फेंकेंगे। पर हाँ, अब इतना तो मुझे पता चल गया है कि मेरा खट्टा नींबू इतना भी खट्टा नहीं है। वो थोड़े थोड़े प्यारे भी हैं। अगर चीनी घोल दो तो वो शिकंजी बन जाता है, और अगर सिर्फ नमक घोलो तब बहुत खट्टा हो जाता है। इसलिए अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नमक नहीं, सिर्फ चीनी ही चीनी घोलूँ। मैं जानती हूँ मैं थोड़ी बेवकूफ़ टाइप की हूँ, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, पर मैं आपके लिए कोशिश करूँगी, सच में कोशिश करूँगी। ये बोलकर वो मुस्कुराई और फिर उसकी गर्दन पर हल्का सा किस करके तुरंत उससे अलग हो गई, जबकि उसकी बातें प्रांस अभी भी सुन रहा था। वो तो कब का उठ चुका था, लेकिन पंखुड़ी उसके सीने से लगी हुई थी, तो वो भला कैसे ही उससे दूर हो जाता। पंखुड़ी ने क्लोजेट में से अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद प्रांस ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर उठकर बैठा। अगले ही पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। पंखुड़ी अपनी साड़ी तो ले गई थी, लेकिन ब्लाउज ले जाना भूल गई थी, और वो आधे अधूरे कपड़ों में ही वापस आ गई थी, ये सोचकर कि प्रांस तो सो रहा होगा। लेकिन प्रांस तो सामने बेड पर बैठा था और उसकी आंखें खुली नहीं, लगभग सिर्फ फटी हुई थी, क्योंकि पंखुड़ी जिस तरह से वॉशरूम से बाहर आई वो शॉक्ड रह गया था। पर पंखुड़ी ने बेड की तरफ देखा ही नहीं। उसने अपने सीने पर टॉवेल लपेट रखा था, लेकिन उसके गोरे कंधे साफ नजर आ रहे थे और हल्की हल्की क्लीवेज भी। उन्हें देखते ही प्रांस का गला सूखने लगा था। पंखुड़ी वापस वॉशरूम में भी चली गई थी और प्रांस अभी भी अपनी धड़कनों को संभालता हुआ बेड पर बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने से वो नज़ारा नहीं जा रहा था। जब उसने वॉशरूम से पंखुड़ी को बाहर निकलते हुए देखा, वो कुछ सोचने लगा था और तकरीबन 2-3 सेकंड में ही उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई। वो अपनी जगह से उठा और अगले ही पल वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हालांकि वो थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था, लेकिन उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। उसने वॉशरूम के पास आकर दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आया, तो अब उसे कांच की दीवार के दूसरी तरफ पंखुड़ी खड़ी नजर आई। हालांकि उस दीवार की वजह से उसे पंखुड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका खुद का पूरा चेहरा एकदम गुलाबी हो चुका था। वो वहां आ तो गया था, लेकिन अब उसके बदन में एक अलग ही हलचल सी मचने लगी थी। उसने जैसे ही अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए, उसकी हल्की सी आह निकल गई। उसका हाथ वॉशरूम के दरवाजे के किनारे पर लग गया था और वहीं पर उसे चोट भी लगी हुई थी। वहीं पंखुड़ी जो आराम से नहा रही थी, अब उसने नज़रें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एकदम सुन्न रह गई। उसने जल्दी से टॉवल उठाया और शावर बंद करके जल्दी से खुद पर लपेट लिया। वो हड़बड़ाकर आगे आते हुए बोली, आप यहाँ पर? प्रांस तुरंत बोला, वो मुझे शावर लेना था। तो पंखुड़ी भी झट से बोली, अच्छा आप शावर लेने आए हैं, लेकिन अभी अभी तो मैं शावर ले रही हूँ। मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि आप शावर नहीं ले सकते, पर जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं ले सकते ना। और मैं तो बाहर तब जाऊँगी जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, क्योंकि मुझे मुझे कपड़े पहनने हैं। आप प्लीज़ बाहर जाइए, मैं कपड़े पहनकर बाहर आ जाऊँगी, तो आप शावर लेने अंदर आ जाइएगा। उसकी बात पर प्रांस तुरंत बोला, लेकिन मैं क्यों बाहर जाऊँ, ये वॉशरूम मेरा भी है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम करो, मैंने तुम्हें कब मना किया है, पर तुम मुझे ऐसे यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं बोल सकती। पंखुड़ी हैरान रह गई। अब उसके खट्टे नींबू को वॉशरूम पर भी लड़ना था, लेकिन क्यों? अब तो उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि प्रांस उसके साथ कोई लड़ाई करे। वो जल्दी से बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है, मैंने कब मना किया कि ये आपका वॉशरूम नहीं है, आपका ही वॉशरूम है। मैं कौन सा आपको इसमें से बाहर निकाल रही हूँ, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्रांस आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं मानने वाला। मुझे शावर लेना है, मतलब शावर लेना है, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये बोलते हुए वो उस कांच की दीवार से अंदर की तरफ आ गया और पंखुड़ी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी। उसने मुश्किल से टॉवल को अपने हाथों में भरा हुआ था। उसके हाथ जिस तरह से कांप रहे थे, ये साफ पता चल रहा था कि किसी भी वक्त वो नाजुक सा टॉवल भी उसके बदन से फिसल सकता है। वहीं उसे देखते हुए प्रांस की जैसे कोई ख्वाहिश पूरी हो गई।
उसकी कोई हसरत पूरी हो गई। वो यहाँ पर पंखुड़ी से लड़ने नहीं बल्कि उसे देखने आया था। उसका मन था अपनी बीबी को उस तरह से देखने का जैसे हर पति अपनी पत्नी को देखता है, लेकिन कहाँ वो सामने से ये बात बोल सकता था। इसलिए प्रांस राणा ने अपना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता निकाला और वो आगे आया और अगले ही पल उसने सावर ऑन कर दिया। वो खुद भी इस वक्त लोवर में था। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। उसके गोरे पैर उसका भार तक नहीं संभाल पा रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ से जाए भी तो जाए कैसे, क्योंकि जाने के रास्ते पर ही तो प्रांस खड़ा था। प्रांस भी जानबूझकर वहाँ पर खड़ा था। वो नहीं चाहता था कि पंखुड़ी वहाँ से बाहर जाए। पंखुड़ी बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे मुझे बाहर जाना है। प्रांस तुरंत बोला, तो मैंने कब मना किया है? जाओ जहाँ जाना है, मैं कौन सा तुम्हें रोक कर खड़ा हूँ? पंखुड़ी झट से बोली, लेकिन रास्ता रोक कर खड़े हैं। प्रांस मुंह बनाते हुए बोला, मेरा रास्ता मेरी मर्जी। पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई और कोई रास्ता भी नहीं था वहाँ से निकलने का। वो कुछ पल यूं ही खड़ी रही और फिर वापस प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, मुझे शर्म आ रही है। प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अच्छी बात है, शर्माए तो कर लेनी चाहिए, वैसे भी खूबसूरत लड़कियां शर्माती हुई अच्छी लगती हैं। ये बोलकर हल्का सा उसने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। लेकिन उसकी बेवकूफ़ बीबी कहाँ ही ऐसी बातों को समझती है। अब तो सामने से प्रांस ने ऐसी बात भी कर दी थी कि पंखुड़ी नर्वस होना छोड़कर शर्माने लग जाए, लेकिन यहाँ पर वो शर्माने से ज़्यादा नर्वस हो रही थी। वो धीरे धीरे कांच की दीवार से लगते हुए आगे की तरफ आई। प्रांस तो उसका रास्ता छोड़ नहीं रहा था, पर उसे तो वहाँ से जाना था। लेकिन जैसे ही वो उसके बगल से होने लगी, प्रांस अचानक से घूम गया। उसका हाथ सीधा पंखुड़ी के पेट पर लगा। वो टॉवेल उसके हाथ के दबाव से नीचे की तरफ लुढ़कने लगा, लेकिन पंखुड़ी ने जल्दी से उसे संभाल लिया। पर उसे संभालने के चक्कर में उसका खुद का पैर स्लिप हो गया और वो नीचे की तरफ गिरने लगी। लेकिन प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसे घुमा दिया। अब उसका खुद का पैर स्लिप हुआ और वो सीधा नीचे ज़मीन पर गिर गया और पंखुड़ी उसके ऊपर। प्रांस की दर्द से चीख निकल गई। वो पहले ही टूटा फूटा हुआ था और अब सीधा उसकी कमर पर मोच आ गई। पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। पंखुड़ी के गीले बाल उसके पूरे चेहरे को ढक रहे थे और साथ ही साथ प्रांस के चेहरे को भी। प्रांस की नजरें पंखुड़ी के गोरे चेहरे और साथ ही साथ उसकी गर्दन की तरफ जा रही थी और पंखुड़ी बस गहरी सांसें लिए जा रही थी। उन दोनों की शादी को 1 महीने का वक्त हो चला था, लेकिन आज तक उन दोनों के बीच ऐसा मोमेंट नहीं आया था। सिर्फ एक बार पंखुड़ी ने प्रांस को बॉक्सर में देखा था। वहीं प्रांस ने अब पंखुड़ी के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे और भी ज़्यादा इंटेंस नज़रों से देखने लगा। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। प्रांस उसका चेहरा अपने चेहरे पर झुका रहा था और पंखुड़ी भी बस उसकी आंखों में खोई हुई उस पर झुकती चली जा रही थी। आखिर में अब उसका चेहरा प्रांस के चेहरे के बिल्कुल करीब आ चुका था और प्रांस ने उसके होठों को लॉक कर दिया। पंखुड़ी के हाथ अब धीरे धीरे प्रांस के कंधे पर आ गए और उसने भी अपना एक हाथ प्रांस के गाल पर रख दिया और दूसरा उसकी गर्दन पर। वो भी उसे धीरे धीरे रिस्पॉन्स देने लगी थी। दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी और पानी की बूंदें उनके आसपास गिरती हुई अलग ही थिरक रही थी। पंखुड़ी की सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन वो फिर भी ऊपर की तरफ नहीं उठी। वो यूं ही प्रांस के चेहरे पर झुकी रही। अगले ही पल अब उसकी नज़र प्रांस के चेहरे पर गई और प्रांस भी पंखुड़ी के चेहरे को देख रहा था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बात पूछूं मैं आपसे? प्रांस ने धीमे से कहा, पूछो। पंखुड़ी थोड़ा बेचैन हुई, लेकिन फिर बोली, ये ख्वाब तो नहीं है ना? मेरा मतलब है हम सच में किस कर रहे हैं ना? प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पंखुड़ी को तो समझ नहीं आया कि उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ क्यों घुमाया। वहीं प्रांस का चेहरा एकदम लाल हो चुका था, जैसे कश्मीरी सेब। पंखुड़ी का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा शायद उसने कोई गलत सवाल कर लिया, इसलिए वो जल्दी से ऊपर से हटने लगी। लेकिन प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ और भी ज़्यादा कस दिया, जिससे वो उससे अलग ना हो पाए। पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई। वहीं प्रांस बोला, वो मैं शावर लेने आया था, लेकिन मुझसे ये सब हो गया। आई एम सॉरी, आई नो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, लेकिन मैं तुम्हें उठाता हूं।
ये बोलकर वो जैसे ही ऊपर की तरफ उठने लगा, पंखुड़ी जिसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था, उसने प्रांस को पकड़ना चाहा तो उसने जोर से प्रांस का कंधा दबा दिया और अगले ही पल प्रांस की चीख निकल गई। उसके कंधे पर चोट लगी हुई थी। पंखुड़ी ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, माफ़ कर दीजिए, वो मुझे डर लगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, इसलिए मैंने आपको कसकर पकड़ लिया था। प्रांस उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इस बात को अपने दिल से निकाल देना कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। एक खरोच भी नहीं आने दूंगा मैं तुम्हें। तुम प्रांस राणा की जिम्मेदारी हो और प्रांस राणा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी बस उसकी तरफ देख रही थी। बेशक से वो ज़्यादा बातें नहीं समझती थी, लेकिन उसे प्रांस का ये कहना कि वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है उसे पसंद नहीं आया। प्रांस उसे अपनी बाहों में समेटे हुए ऊपर की तरफ उठा। उसे अपने बदन में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने पंखुड़ी को खुद से अलग नहीं होने दिया, क्योंकि वो पंखुड़ी को अनकंफर्टेबल नहीं होने देना चाहता था। ऊपर उठने के बाद उसने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए कहा, टॉवेल उठाओ। पंखुड़ी ने जल्दी से टॉवेल उठाया और अगले ही पल प्रांस तुरंत दूसरी तरफ घूम गया। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। पंखुड़ी ने जल्दी से खुद को टॉवेल में लपेटा और अगले ही पल वो उस कांच की दीवार से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने दरवाज़ा खोला और वॉशरूम से निकल गई। वहीं सावर के नीचे खड़े प्रांस ने एक गहरी सांस ली। उसे खुद नहीं पता था कि अभी इस वक्त उसने क्या किया और क्या नहीं, लेकिन उसके दिल में जो फीलिंग आई उसने वो कर दिया। अब सही था या गलत, उसे करना चाहिए था या नहीं, ये सब उसे कुछ नहीं पता था। वहीं पंखुड़ी बाहर दीवार से लगकर खड़ी थी। बेशक से उसे प्रांस का खुद को जिम्मेदारी कहना पसंद नहीं आया, लेकिन अब उसे प्रांस की वो किस याद आ रही थी जो प्रांस ने उसे की। अब ये तो कोई ख्वाब भी नहीं था। आधे से ज़्यादा तो पंखुड़ी इसी बात में उलझी रहती थी कि प्रांस ने उसे सच में किस किया या फिर वो कोई ख्वाब देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त जो मुस्कुराहट थी वो सच में देखने लायक थी, और ना जाने वो कितना ही वक्त यूं ही दीवार से लगकर खड़ी मुस्कुराती रही। और जब उसे दोबारा वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो तुरंत क्लोजेट से अपनी साड़ी और ब्लाउज लेकर चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। प्रांस भी वॉशरूम से बाहर आया और तैयार होने लगा। उसके चेहरे पर भी एक अलग ही निखार नजर आ रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों रेडी हुए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो दोनों एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। हाँ, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब भी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते तो अपनी नज़रें घुमा लेते। पंखुड़ी बिना उसकी तरफ देखे बोली, मैं नीचे जाऊं? प्रांस जो अब तक खुश था अब उसके इस सवाल पर चिढ़ गया और बोला, क्यों, ज़्यादा जल्दी है क्या? पंखुड़ी झट से बोली, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। प्रांस ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने शर्ट और लोअर पहना हुआ था। उसे ऑफिस तो जाना नहीं था क्योंकि उसे कुछ दिन का बेड रेस्ट कहा गया था, पर वो अब पूरा दिन बैठकर नहीं बिता सकता था, इसलिए बाहर थोड़ा घूमने फिरने का ही सोच रहा था। तकरीबन 10 मिनट में वो पूरी तरह से रेडी हुआ और फिर बिना पंखुड़ी के साथ रूम से बाहर निकला तो पीछे पीछे पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, जब मैं अकेली जा रही थी तो मुझे नहीं जाने दिया, लेकिन अब खुद अकेले चले गए, ये क्या बात हुई? आप हमेशा ऐसे करते हैं। ये बोलकर उसने एक बार फिर से नाक सिकोड़ा और प्रांस के पीछे पीछे रूम से बाहर निकली। जैसे ही वो दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए, हाल में बैठा तंस जो फोन पर किसी से चैट कर रहा था वो तुरंत पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, वाह भाभी, आप तो बहुत गॉर्जियस लग रही हो, ये येलो कलर तो आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये मच्छर आपके साथ क्या कर रहा है? ये बोलते हुए उसने प्रांस की तरफ देखा तो प्रांस की आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। तंस उसके साथ जिस तरह से बातें किया करता था या जिस तरह से उसके साथ छेड़खानी करता था, कोई पता नहीं था कि वो प्रांस को भी मच्छर बोल दे। प्रांस के हिसाब से तो उसका दिमाग सटका हुआ था। वहीं पंखुड़ी ने मच्छर का जिक्र सुनकर प्रांस की तरफ देखा तो प्रांस की आंखें अब और से ज़्यादा बड़ी हो गई। मतलब दूसरा तो दूसरा, उसकी खुद की बीवी भी अब क्या उसे मच्छर बोलेगी? तंस पंखुड़ी के पास आया और बोला, येलो कलर पर बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं, शायद इसलिए ये मच्छर राणा मेंशन में घुस गया, वरना मैंने तो सुना है कि बिना किसी के इजाज़त के राणा मेंशन में तो पत्ता भी नहीं हिलता।
ये बोलते हुए उसने एक मच्छर को अपने हाथों में कैच किया और फिर उसे मुट्ठी में खोलकर पंखुड़ी को दिखाया तो सच में एक मच्छर तंस की हथेली पर था जो भिनभिना रहा था और अब बेचारे का दम घुट चुका था। प्रांस उसी मच्छर की तरफ देख रहा था। वो तंस की तरफ देखते हुए बोला, ज़्यादा मच्छरों से पंगा मत लो, अगर किसी एक आधे ने काट लिया तो मच्छर की तरह तड़पते ही रह जाओगे। बेशक से मच्छर तुम्हारी हथेली पर फड़फड़ा रहा है, लेकिन सुना है जब ये काटता है तो बड़ा दुखता है। तंस तुरंत बोला, आपको तो ऐसे गुस्सा आ रहा है जैसे मैंने मच्छर को नहीं बल्कि आपको पकड़ा हो। प्रांस तुरंत बोला, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। तंस मुस्कुराया और बोला, अब हिम्मत का जिक्र तो ना ही कीजिए बड़े भाई, वो तो इज्जत करता हूँ मैं आपकी, वरना आपको तो पता है जिस पर आप गए हैं मैं तो उसका खून हूँ। ये बोलते हुए तंस के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। प्रांस उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, छोटा है ना मुझसे, छोटा ही रह, अगर मैं बड़े वाले पर आ गया तो बड़ों बड़ों को सुधार देता हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। उसने पंखुड़ी की तरफ देखा और बोला, तुम यहाँ सीढ़ियों पर खड़े होने के लिए नीचे आई थी क्या? पंखुड़ी ने झट से अपना चेहरा ना में हिलाया। प्रांस एक बार फिर से बोला, तो और क्या करने आई थी? पंखुड़ी बोली, वो मच्छर देखने, ओ मेरा मतलब है ब्रेकफास्ट करने। प्रांस तुरंत बोला, तो बेटर होगा जो करने आई हो वो करो और चुपचाप वापस रूम में चली जाओ। ये बोलकर वो सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी को तो समझ ही नहीं आया कि अब प्रांस गुस्से में आग बबूला होकर क्यों घूम रहा है। तंस पंखुड़ी के आगे बढ़ने से पहले बोला, भाभी आप ना मेरे बड़े भाई की बातों का बुरा मत मानना। एक्चुअली बचपन में ना उनके सिर पर चोट लग गई थी जिसकी वजह से उनके दिमाग में कुछ था जो हिल गया और अब वो जब तक सही जगह पर नहीं आ जाता तब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होगा। पंखुड़ी तंस की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसे सच में उसकी बातों पर यकीन भी हो गया था कि प्रांस के दिमाग में कुछ था जो हिल गया और जब तक वो सही ठिकाने पर नहीं आएगा तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। वो झट से बोली, तो फिर वो ठिकाने पर कब आएगा? तंस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या? पंखुड़ी भी तुरंत बोली, वही जो हिल गया है वो ठिकाने पर कब आएगा? तंस को उसकी मासूमियत पर हंसी भी आ रही थी और साथ ही साथ प्रांस से थोड़ी जलन भी हो रही थी कि उसे कितनी मासूम बीवी मिली है, जबकि उसकी वाली तो एकदम जंगली बिल्ली है। वो भी और ज़्यादा मज़े लेते हुए बोला, वो एक्चुअली उसके लिए हमें उनका इलाज करवाना पड़ेगा, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो जाते ही नहीं हैं, इसलिए शायद ही अब वो चीज़ वापस ठिकाने पर लानी पॉसिबल होगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और पंखुड़ी अब ये सोचने लगी कि वो प्रांस को हॉस्पिटल जाने के लिए कैसे मनाए। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर सब लोग आ चुके थे। पंखुड़ी सीधा किचन में चली गई थी ताकि अगर ब्रेकफास्ट में कोई काम हो तो वो उसमें हेल्प कर सके। वहीं डाइनिंग टेबल पर परीक्षा प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, भाई मुझे शॉपिंग मॉल जाना है, आप मेरे साथ चलेंगे क्या? प्रांस ने उसे घूर कर देखा। ये सवाल भी परीक्षा की ज़हन में कैसे आया उसे समझ में आ रहा था, ये जानते हुए भी कि वो ऐसे घूमने फिरने कहीं नहीं जाता। वो तुरंत बोला, सवाल पूछने से पहले सोचा नहीं था क्या तुमने कि सवाल किसे कर रही हो? जानती हो ना ऐसे फालतू के काम मैं नहीं करता। उसके गुस्से को देखकर तंस तुरंत बोला, अरे तुम भी किससे ये सवाल कर रही हो? तुम्हें पता तो है बड़े भाई ये घूमने फिरने वाली बचकानी चीज़ नहीं करेंगे। तुम एक काम करो, रेडी हो जाना, मैं तुम्हें मॉल ले चलूँगा। वैसे भी जब तक गर्ग हाउस में गृह प्रवेश और गर्ग इंडस्ट्रीज़ का इनॉग्रेशन नहीं हो जाता तब तक मैं फ्री ही हूँ। उसकी बात पर परीक्षा मुस्कुराई और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। वहीं प्रांस की नज़रें किचन के दरवाजे पर थी जहाँ से पंखुड़ी बाहर आने वाली थी, लेकिन फिलहाल वो तो नहीं। रागिनी और नताशा हंसती हुई बाहर निकली। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठी और उनके पीछे पीछे ही सृष्टि भी। वहीं तंस की नज़रें प्रांस पर थी और उसके दिमाग में अब कुछ चल रहा था। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, मॉल में घूमने वाली फालतू की हरकतें नहीं करते ना बड़े भाई, लेकिन आज अगर इस छोटे भाई ने भी आपसे वो हरकतें नहीं करवा दी तो मैं भी तंस गर्ग नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठा और बोला, मुझे पानी पीना है। ये बोलकर वो किचन की तरफ बढ़ने लगा। प्रांस तुरंत बोला, टेबल पर रखा पानी दिखाई नहीं दे रहा क्या? तंस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये तो नॉर्मल पानी है, मुझे थोड़ा स्पेशल वाला पीना है।
वेल, पानी पीने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप सच में मॉल जाने वाली बचकानी हरकतें नहीं करते ना बड़े भाई? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही दिलकश से अंदाज थे। फ्रांस गुस्से से बोला, बकवास मत करो, एक बार कह दिया ना मुझे कहीं नहीं जाना, तो बार बार पूछ कर मेरा दिमाग मत खराब करो, या फिर मुझसे गालियाँ सुनने की आदत है तुम्हें? तंस हंसा और बोला, अरे आपकी तो गालियाँ भी मेरे लिए आशीर्वाद है। वो कहते हैं ना कि बड़ों की डांट भी आशीर्वाद से कम नहीं होती, तो बस मैं आपकी वो गालियाँ भी आशीर्वाद समझकर बड़े दिल से सुनता हूँ। खैर, मैं आया स्पेशल वाला पानी पीकर। ये बोलकर वो तुरंत किचन की तरफ बढ़ गया। वहीं रागिनी, सृष्टि और नताशा तीनों तंस और प्रांस की हरकतें देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इन दिनों के बीच चल क्या रहा है। हालांकि प्रांस की तरफ से तो उन्हें सिवाय गुस्से के कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन तंस के एफर्ट उन्हें नज़र आ रहे थे कि कैसे वो पंखुड़ी के लिए प्रांस के दिल में जलन वाली फीलिंग ला रहा है। कहीं ना कहीं तो खट्टा नींबू जाकर मीठा होगा ही। वहीं तंस किचन में आया, जहाँ पर पंखुड़ी पूरियाँ तल रही थी। एक सर्वेंट पूरियाँ बेल रही थी और पंखुड़ी उन्हें तले जा रही थी। तंस उसके पास आकर खड़ा हुआ और बोला, पंखुड़ी भाभी, क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछूं? एक्चुअली क्या है कि मैं और परीक्षा मॉल जा रहे हैं और वहाँ पर मैं किसी खास इंसान से मिलने वाला हूँ और उसी से मैं आपको भी मिलवाने वाला हूँ। तो क्या आप मेरे साथ मॉल चलेंगी? आप, मैं और परीक्षा, बताइए। उसकी बात पर पंखुड़ी मुस्कुराने लगी, क्योंकि घूमने का मन तो उसका भी था और अगर तंस उसे अपनी स्पेशल वन से मिलवाना चाहता है तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम थी। वो झट से बोली, हाँ हाँ तंस जी, क्यों नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी ना। वैसे भी मुझे ना एक दो चीज़ लेनी है, मैं उनसे पूछ भी लूँगी और साथ ही उनसे पैसे भी ले लूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे सब क्रेडिट कार्ड वगैरह मेरे मायके में हैं। तंस तुरंत बोला, आपके इस देवर के होते हुए आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत है क्या पंखुड़ी भाभी? आप पैसों की फ़िक्र मत कीजिए, बेशक से पूरा मॉल खरीद लीजिएगा, बस ये बता दीजिए कि आप मेरे साथ चलेंगी या नहीं। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, चलूँगी ना तंस जी, पक्का चलूँगी। तंस मुस्कुराया और बोला, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और पंखुड़ी भी सोचने लगी कि वो मॉल जाकर क्या कुछ लेगी। वहीं दूसरी तरफ तंस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, पानी कहाँ है? तंस तुरंत बोला, कौन सा पानी? प्रांस सख्त आवाज़ में बोला, वही जो तुम पीने गए थे, तुम्हारा स्पेशल वाला पानी। तंस हंसा और बोला, अच्छा वो पानी, वो तो मैं वहीं पर पीकर आ गया ना, यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत थी? आपको पीना है तो आपको भी ला कर दूँ क्या बड़े भाई? प्रांस एक गहरी सांस लेते हुए बोला, नहीं, मैं खाना खाने से पहले पानी नहीं पीता। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा अब दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी तनुज और प्रलय भी वहाँ पर आकर बैठे और साथ ही साथ कुसुम जी भी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिर्फ एक आश्रय को छोड़कर, क्योंकि वो एक खास काम के लिए नेशनल कॉलेज गया हुआ था। उसे अपने बिजनेस के लिए एक प्रोजेक्ट बनवाना था, जिसमें से किसी कॉलेज के स्टूडेंट की हेल्प चाहिए थी जो इन सब चीज़ों में परफेक्ट हो, और नेशनल कॉलेज का चेयरमैन प्रलय था, तो उसे वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। पंखुड़ी ने बहुत सारी पूरियाँ तली और फिर उन्हें लेकर बाहर की तरफ आई। जैसे ही उसने वो बॉक्स लाकर डाइनिंग टेबल पर रखा, प्रांस ने उसकी तरफ देखा और थोड़ी गहरी आवाज़ में बोला, पूरे जन्म की पूरियाँ एक साथ ही तल रही थी क्या? उसके सवाल पर पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आज तक प्रांस ने कभी ऐसा सवाल किया नहीं था, लेकिन वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही तंस मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने आज तक जिम में जितनी भी अपनी बॉडी बनाई है ना, वो सारी यहाँ पर निकलने वाली है। भाभी इतना टेस्टी खाना बनाती हैं ना, हद से ज़्यादा। देखो पूरियाँ कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही हैं ना। जैसे भाभी सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसे पूरियाँ भी सॉफ्ट सॉफ्ट। समझ में नहीं आ रहा पूरियाँ खाऊं या फिर भाभी को ही खा जाऊं। पंखुड़ी उसकी बात पर हैरान रह गई। वहीं प्रांस तुरंत बोला, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा हो गया? तंस मुस्कुराया और बोला, अब देवर हूँ मैं, इतना तो चलता है बड़े भाई। आपको जलन तो नहीं हो रही ना? अगर हो रही है तो बता दीजिए। कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। प्रांस ने बस उसे गहरी नज़रों से देखा। सब लोग मुंह दबा दबा कर हंस रहे थे। पंखुड़ी झट से बोली, मैं ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, प्रांस ने तुरंत उसकी साड़ी का पल्लू खींचा, जिसकी वजह से अभी तक उसका पेट दिख रहा था।
पूरियाँ बनाते वक्त उसने अपने पल्लू को साड़ी में टक कर लिया था। कुछ ही देर में सब लोगों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और फिर तंस और परीक्षा अपनी जगह से उठे। परीक्षा तुरंत बोली, मैं बस अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। प्रांस भी अपनी जगह से उठा और बाहर गार्डन एरिया की तरफ जाने लगा। तभी पंखुड़ी ने उसे रोका। सुनिए। प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी जल्दी से उसके पास आई और बोली, वो मुझे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही तंस वहाँ पर आया और बोला, क्या करती हैं आप भाभी? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे होते हुए आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों बड़े भाई को परेशान कर रही हैं? क्या उनमें और मुझ में कोई फ़र्क है जो आपको उन्हें कुछ कहना पड़ रहा है? तंस की बात पर प्रांस हैरान हुआ। ऐसा क्या था जो पंखुड़ी बोलना चाहती थी? और वो बेशक से वो बात प्रांस से कहे या फिर तंस से, फर्क नहीं पड़ता। उसकी नज़रें अब पंखुड़ी पर गहरी हो चुकी थी। वहीं सृष्टि वहाँ पर आई और बोली, हाँ, तंस ने मुझे बता दिया है। पंखुड़ी, ये लो, ये तुम रखो। मैं जानती हूँ तुम झिझक रही हो, पर सच में बेशक से प्रांस हो या फिर तंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत हो तो तुम तंस को बता देना। ये बोलते हुए उसने पंखुड़ी के हाथ में काफ़ी सारे पैसे रखे। पंखुड़ी ने सृष्टि की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। प्रांस तुरंत बोला, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मुझे बताएगा या फिर मैं यूं ही पागलों की तरह खड़ा हूँ ये वेट करते हुए कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? सृष्टि ने उसकी बात सुनी लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। तंस ने अब तुरंत प्रांस के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, कुछ नहीं बड़े भाई, वो बस मैं, परीक्षा और पंखुड़ी भाभी मॉल जा रहे हैं, तो पंखुड़ी भाभी को अपना कुछ सामान लेना था और उन्हें ये टेंशन है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। बताओ, वो अपने देवर के साथ मॉल जा रही हैं और फिर भी आपसे पैसे लेकर जा रही हैं। क्या उन्हें अपने इस देवर पर इतना सा ट्रस्ट नहीं है कि वो उन्हें सच में शॉपिंग करवा सकता है? मैं आपकी कमी उन्हें मॉल में महसूस होने दूंगा क्या? उसकी बात पर प्रांस की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत पंखुड़ी से बोला, तुम मॉल जा रही हो? पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, हाँ, वो परीक्षा और तंस जी जा रहे हैं तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने भी हाँ बोल दिया। मुझे बस एक दो चीज़। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रांस वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं तंस तुरंत बोला, शायद भाई का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, वो फ़ोन पर बात करने गए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम चलते हैं ना? पंखुड़ी तुरंत बोली, लेकिन तंस जी, वो उन्हें गुस्सा तो नहीं आएगा ना? तंस तुरंत बोला, अगर आपके उनको गुस्सा आता तो वो बोलते ना, साफ साफ बोल देते कि आप मेरे साथ या फिर परीक्षा के साथ कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा क्या? पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिला दिया। तंस तुरंत बोला, तो फिर बस आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? अभी वो बोल ही रहा था कि तभी परीक्षा वहाँ पर आई और मुस्कुराते हुए बोली, चलें? पंखुड़ी और तंस ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर वो तीनों बाहर आकर तंस की गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए, जबकि गार्डन में खड़ा प्रांस इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। पंखुड़ी तंस और परीक्षा के साथ घूमने निकली हुई थी। वो तीनों इस वक्त मॉल में थे और अच्छे से घूम रहे थे। तंस के पास अभी अभी उसकी गर्लफ्रेंड रिया का मैसेज आया था कि वो बस 15-20 मिनट में वहाँ पर पहुँचने वाली है। तंस को उसका बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि आज वो अपनी रिया को अपनी पंखुड़ी भाभी से मिलवाने वाला था। वहीं परीक्षा अपनी शॉपिंग कर रही थी और पंखुड़ी उसके साथ थी। तंस उनसे कुछ दूरी पर खड़ा था। पंखुड़ी इस वक्त अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट शॉपिंग कर रही थी और उसकी इम्पोर्टेंट शॉपिंग थी सॉफ्ट टॉयज। उसे सॉफ्ट टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो इस वक्त टॉयज हब में शॉपिंग कर रही थी। तभी तंज, जो वहाँ दरवाजे पर खड़ा रिया से फ़ोन पर बात कर रहा था क्योंकि रिया ट्रैफिक में फंसी थी, उसकी नज़र उस टॉयज हब में अंदर आते हुए शख्स पर गई जिसने ब्लैक कलर की हुडी और नीचे ब्लैक कलर का लोअर पहना था। साथ ही उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला, कोरोना तो 2 साल पहले ही टाटा बाय करके चला गया, अब ये शख्स यहाँ पर किसे हेलो करने आया है? ये बोलते हुए उसकी नज़रें उस शख्स पर थी क्योंकि उस शख्स की चाल उसे किसी की याद दिला रही थी। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो आगे की तरफ आया लेकिन तभी वो शख्स पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया जहाँ पर पंखुड़ी और परीक्षा थी। वहीं तंस भी अब तुरंत वहाँ पर आया और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, वो एक्चुअली भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पंखुड़ी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा।
तंस तुरंत बोला, मुझे आपसे पूछना था कि आपको भी टॉयज़ लेने हैं क्या? आपको ये सब चीज़ पसंद है? आई मीन सॉफ्ट टॉयज़ या फिर कोई कार्टून जैसा कुछ? पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, हाँ मुझे भी सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है टॉम एंड जेरी कार्टून में सॉफ्ट टॉयज़। आपको पता है मेरे मायके में ना मेरे घर पर मेरे डैड ने टॉम एंड जेरी की बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनवाई हुई है। मेरे पास चाय और कॉफ़ी का कप भी टॉम एंड जेरी प्रिंट वाला है। मेरे पास टॉम एंड जेरी प्रिंट के बहुत सारे नाइट सूट भी हैं और मेरी तो बेड शीट भी टॉम एंड जेरी प्रिंट वाली है। मुझे टॉम एंड जेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा देवर जी। ये बोलते हुए वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी और तंस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। परीक्षा झट से बोली, फिर तो कन्फर्म है कि हम आपके लिए टॉम एंड जेरी से रिलेटेड ही कुछ लेते हैं। बताइए ना भैया, आपके पास टॉम एंड जेरी से रिलेटेड क्या है? ये बोलते हुए उसने काउंटर पर खड़े लड़के की तरफ देखा। वो लड़का तुरंत बोला, सॉरी मैडम, लेकिन इस वक्त तो टॉम एंड जेरी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि टॉम एंड जेरी का स्टॉक बहुत कम आता है, तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर हम जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। आप कहे तो आपके घर पर डिलीवर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही तंस बोला, रहने दीजिए भैया, अगर पंखुड़ी भाभी को टॉम एंड जेरी कहीं से मिलना होगा तो मिल जाएगा, वरना उनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है टॉम एंड जेरी की। वो खुद एक जेरी हैं और उनका टॉम, आई मीन बस इसके आगे तो मैं क्या ही कहूँ। ये बोलते हुए उसने पंखुड़ी के पीछे खड़े शख्स की तरफ देखा। वो वही शख्स था जिसने ब्लैक कलर की हेड पहनी थी और साथ ही साथ चेहरे पर एक मास्क भी। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, मुझे टॉम एंड जेरी बहुत पसंद है, लेकिन अब मुझे टॉम एंड जेरी नहीं चाहिए। अगर मैं टॉम एंड जेरी लेकर खेलूँगी तो वो मुझे सुनाएंगे, कहेंगे कि मैं छोटी बच्ची हूँ। आपको पता है जब मुझे अपना सारा सामान पैक करना था ना शादी से पहले, जो जो ज़रूरी चीज़ मुझे इस घर में लेकर आनी थी, तो मैंने अपने टॉम एंड जेरी वाले कुछ टॉयज़ रखे थे अपने बैग में, पर मम्मा ने कहा कि ये सब ससुराल नहीं लेकर जाते हैं, वरना मेरे ससुराल वालों को लगेगा कि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को अपनी बहू बना लिया जो उनका घर नहीं संभाल सकती, क्योंकि उसे तो अपने टॉम एंड जेरी से फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए वो सब मैंने वहीं पर रख दिया था और कुछ चीज़ तो डोनेट कर दिया, पर जब मेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उन्हें टॉम एंड जेरी वाले बहुत टॉयज़ दिलवाऊंगी। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी के पीछे खड़ा शख्स जो वहाँ पर टॉयज़ देख रहा था, अचानक ही उसके हाथ रुक गए और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक सी आ गई, शायद वो मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल वो शख्स पंखुड़ी की तरफ देखने लगा तो तंस की नज़रें एक बार फिर से उस पर गई और उस शख्स ने भी तंस की तरफ देखा। दूसरे ही पल वो शख्स वहाँ से जा चुका था। तंस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो पंखुड़ी और परीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, अब जल्दी से अपनी शॉपिंग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। पंखुड़ी और परीक्षा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तंस वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। वहीं पंखुड़ी परीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। परीक्षा ने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो पंखुड़ी वहाँ से चली गई। पंखुड़ी वहाँ से अब एक कॉस्मेटिक स्टोर में आई और वहाँ से अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने लगी जो कि उसे पीरियड्स के वक्त चाहिए था। उसने वो सारा सामान लिया और उसे बैग को लेकर वापस उस टॉयज़ की शॉप पर आ गई तो वहाँ के लड़के ने उसे बताया कि वो लोग सामने फूड हब की तरफ गए हैं। अब पंखुड़ी उनके पीछे पीछे फूड हब की तरफ चलने लगी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वो शख्स जो टॉयज़ हब में उसके पीछे खड़ा था, वही शख्स अब उसे अपने पीछे पीछे आता हुआ नजर आ रहा था। उसे देखकर पंखुड़ी डर गई, उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। पंखुड़ी ने अब अपने कदम और भी ज़्यादा तेज किए और जल्दी से फूड हब की तरफ आई तो देखा वो शख्स अब उसके सामने टेबल पर बैठ गया। आप लोगों को क्या लग रहा है, पंखुड़ी के पीछे पड़ा हुआ ये मास्क मैन उसका खट्टा नींबू है या फिर कोई और है? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।